हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक कवर किया था। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्म दैट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम एक और टर्म्स की स्टडी कर सकते हैं, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा, हम उसकी बात करते हैं। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक होगा ना ही 100% कोवेलेंट होगा। अगर कोई भी बॉन्ड आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कोवेलेंट करेक्टर होगा, या कोई बॉन्ड कोवेलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होगा। डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट मीन्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ये डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, और ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस केमिस्ट्री में, ठीक है। और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से अराइज होता है उसकी बात करते हैं भाई। देखो एक्चुअल में जो डाइपोल मूवमेंट अराइज होता है उसका मेन पॉइंट क्या होगा वो समझते हैं। इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये किसकी वजह से अराइज होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। अगर दो एटम्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्या अराइज होगा बेटा, डाइपोल मूवमेंट अराइज होगा, पहली कंडीशन। यानी कि ये जो डाइपोल मूवमेंट अराइज होता है वो किसकी वजह से होता है, मेन जो पॉइंट है वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वहां डाइपोल मूवमेंट अराइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, यानी कि एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो डाइपोल मूवमेंट की बात होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको नहीं दिखता है तो उनके बीच में कोई भी डाइपोल मूवमेंट की बात नहीं होगी, यानी कि उनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया बेटा, HCl। ये आपके दोनों एटम हैं और आप जानते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो देखो H और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की। अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहां आता है पॉजिटिव चार्ज। बात आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से एक टू पोल जनरेट हो गए, एक पार्शियल नेगेटिव पोल हो गया, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव पोल हो गया। तो इन दोनों यानी कि दैट इज अ डाइपोल, इसे क्या कहेंगे बेटा हम, डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या राज हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव राज होता है, और दीज आर कॉल्ड डाइपोल। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका नाम डाइपोल मूवमेंट क्यों रखा, डाइपोल, बात समझ में आ गई बेटा। डाइपोल क्यों हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की वजह से, और मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव उतना ही ज्यादा आएगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा, उतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर का जो मूवमेंट होगा जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अराइज होगा, उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बेटा। डाइपोल मूवमेंट किस किस एटम्स के बीच में होता है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अराइज होता है।
फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहां पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पार्शियल नेगेटिव। और जो मेन पॉइंट है, ये जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। ये दोनों पे डिपेंड करेगा। किस किस पर? मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा और उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। डाइपोल मूवमेंट किस किस पर डिपेंड करेगा बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर दोनों पर डिपेंड करें। अब हम समझते हैं इसमें डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम समझते हैं बेटा। वो हम देख सकते हैं बेटा इसमें डायरेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्शन represented by इस तरह से एरो बना के इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। बात समझ में आ रही है? विच फ्रॉम लो यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, which from less electronegative to more electronegative। और इस एरो की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी भाई? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। डाइपोल मूवमेंट को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो और एक जहां पर डंडा भी आएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे बेटा बताओ? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो मैं अलग से लिख देता हूं इसको एग्जांपल। सपोज HCl ही देख लेते हैं, बाद में और देख लेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है आपका? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसकी डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसकी तरफ होगी बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। इस तरह से आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई बेटा डाइपोल मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक और चीज समझनी बेटा, विच फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक और चीज डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है एंड एटम टू लोन पेयर। अगर आपको लोन पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है? एटम और लोन पेयर। सपोज दैट ए एटम है और ये आपको लोन पेयर दे रखा है, तो इसकी डायरेक्शन एटम से किसकी तरफ होगी बेटा? लोन पेयर की तरफ होगी। बात समझ में आ रही है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटम टू लोन पेयर की तरफ होगी। यानी कि ये एटम है तो इसकी डायरेक्शन एटम से किसकी तरफ होगी? लोन पेयर की तरफ होगी। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर डायरेक्शन का क्या मैटर होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये डाइपोल मूवमेंट इसका नाम क्यों रखा है ये भी चीज आपको समझ में आ गई है। और ये अराइज कब होता है ये भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये कैसी क्वांटिटी है ये भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आओ अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ इंडिविजुअली बॉन्ड। कोई इंडिविजुअली बॉन्ड है, अगर हम उसके डाइपोल मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड डाइपोल। सपोज दैट अगर मैं बात करने लगूं CO2 गैस में, अगर मैं देखूं बेटा, ठीक है, CO2 गैस में, अब आपको बताना बेटा ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? इस तरह से होगी। बिल्कुल क्लियर है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस तरफ होगी। तो आपको बताना है एक्चुअल में म्यू नेट। और एक चीज याद रखो, डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू नेट क्या होगा बताओ? टोटल म्यू नेट क्या होगा? अब एक चीज बताओ, आपको मैं पहले बता चुका हूं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? कैंसिल आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो यहां पर C और O, इसका डाइपोल मोमेंट मैंने मान लिया म्यू,
इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू ही होगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, जब आपके तीर चलते हैं तो किस तरह से आते हैं बेटा, वो एक दूसरे से टकराते हैं, अगर उनकी पावर इक्वल हुई तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यही तो होता है भाई, आपने रामायण महाभारत में देखा होगा बेटा, अगर दो आपके तीर आ रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम पावर के हुए तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यही होता है, तो यहां भी यही कंडीशन है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल बात सही है बेटा, और दोनों का डाइपोल मूवमेंट भी सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं एक पॉइंट और बता रहा था आपको, डाइपोल मूवमेंट फॉर इंडिविजुअली bond is called as bond dipole, bond movement सॉरी। इंडिविजुअली कंपोनेंट के लिए हम अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। इंडिविजुअली कंपोनेंट के लिए अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो उसे क्या कहेंगे हम, बॉन्ड मूवमेंट कहेंगे। तो बताओ भाई, सी डबल बॉन्ड ओ में क्या बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे बेटा, मी को क्या कहेंगे यहाँ पर, बॉन्ड मूवमेंट। देखो इट इज अ बॉन्ड मूवमेंट, इंडिविजुअली एक बॉन्ड की बात हो रही है, नहीं हो रही बेटा, तो दीज आर कॉल्ड बॉन्ड मूवमेंट। तो इसमें बताओ bm जीरो होगा क्या, डज नॉट इक्वल टू जीरो। bm क्यों जीरो होगा भाई, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है, लेकिन एक बॉन्ड की जब बात हो रही है उसके लिए डाइपोल मूवमेंट क्या है यहाँ पर, म्यू है, नॉट अ जीरो। बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट में मतलब आपको डिफरेंस पता पड़ गया बेटा। डिफरेंस क्या है, बॉन्ड मूवमेंट इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअली बॉन्ड, एंड डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया बेटा, आपको नेट को बता सकते हो, डाइपोल मूवमेंट में यहाँ पर नेट की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर बात है बेटा, यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें एक्चुअल में ये डाइपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट। फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट, देखो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला की हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge and distance between them। यानी कि डाइपोल मूवमेंट किस किस का प्रोडक्ट होता है, तो चार्ज का प्रोडक्ट होता है और इनके मिड में जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम डीएम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएम का मतलब डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। क्यू का मतलब क्या हो रहा है भाई, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से जो चार्ज अराइज होगा, सपोज दैट ए और बी है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, तो यहाँ क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। देखो ये जो चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, चार्ज सेम होगा लेकिन अपोजिट साइन होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ डाइपोल मूवमेंट में किसकी बात करते हैं बेटा, मोड की बात करेंगे, ठीक है। चार्ज तो दोनों पर सेम है लेकिन वो क्या है अपोजिट, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से तो चार्ज क्रिएट हो रहा है भाई। तो बी पर पार्शियल नेगेटिव आया, ए पर पार्शियल पॉजिटिव आया, अपोजिट होगा लेकिन इक्वल होगा। तो डीएम क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि मैग्नीट्यूड चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की डिस्टेंस को ही हम डी कहते हैं बेटा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, डाइपोल मूवमेंट किस किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इनके मिड में चार्ज भी बढ़ेगा भी, इनके ऊपर जो चार्ज का डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, और चार्ज डेवलपमेंट में इंक्रीज होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एटम्स के बीच में डिस्टेंस इतनी बढ़ेगी उस पर भी डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा।
आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, यूनिट की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी यूनिट क्या होगी वो हम समझते हैं बेटा। आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, सॉरी कूलम लिख देता है सिंपल सी, और डी के हम मीटर, दिस इज कूलम मीटर। और एक और यूनिट होती है दैट इज एसआई यूनिट। कूलम मीटर क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सीजीएस यूनिट की बात करें तो इट इज ईएसयू। चार्ज की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है बेटा, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। और सिंपल इसकी यूनिट होती है बेटा डिबाई। क्या होती है, सिंपल यूनिट, ज्यादातर जो यूनिट यूज होती है वो होती है बेटा डिबाई। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक मूवमेंट की 3 यूनिट होती है बेटा। एसआई में तो कूलम मीटर होगी, ईएसयू में सॉरी सीजीएस में ईएसयू सेंटीमीटर होगी, और नॉर्मल यूनिट क्या होती है बेटा आपकी डिवाइड होती है। और आपको एक और चीज को याद रखना है बेटा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 ESU। सॉरी ठीक है बेटा, आपको इस चीज को बिल्कुल समझना है। सॉरी 10 टू द पावर 9 ESU। 1 कूलम में कितनी ESU होते हैं बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ये आपको बिल्कुल चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और हम बात करें 1 डिवाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 डिवाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। और या फिर आप ये कह सकते हो बेटा 1 डिवाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। आपको हल्का सा ये रफ आइडिया होना चाहिए, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और आपको ये जो चार्ज दे दे बेटा वो कूलम में दे दे या ESU में दे दे, उसे डिवाई में पूछे आपसे, तो आप एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब हम बात करते हैं, अगर देखो डाइपोल मूवमेंट, अगर आपको क्या दे रखा है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है और किसी भी मॉलिक्यूल में बात समझना, दो आपको बॉन्ड दे रखे हैं, आपके पास दो बॉन्ड हैं, दोनों के बॉन्ड का यानी कि दोनों के मिड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो मान लिया मैंने थीटा। बात समझ में आ रही बेटा, यानी कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, उसमें दो बॉन्ड के बीच का आपको एंगल दे रखा है और आपसे उसकी हेल्प से क्या निकलवाया, डाइपोल मूवमेंट। बात बिल्कुल समझ में आ गई। आपको बॉन्ड एंगल की हेल्प से आपसे क्या पूछा बेटा, डाइपोल मूवमेंट पूछा है। तो आप किस तरह से डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंगल, ये आपको देखना है बेटा। सपोज दैट इसको मैं मान लेता हूं A, B, दैट इज C। यानी कि जब आपको दो बॉन्ड दे रखे हो, उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा हो, तो आप किस तरह से उनका डाइपोल मोमेंट निकालोगे, तो आपको याद रखना है। सपोज दैट ये मान लिया मैंने μ1, ये क्या मान लिया मैंने μ2। ए बी जो आपका बॉन्ड होगा उसका जो बॉन्ड मूवमेंट मैंने μ1 मान लिया, ए सी जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड मूवमेंट मैंने क्या मान लिया बेटा, μ2 मान लिया। तो म्यू नेट होगा बेटा, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। बेटा ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, जब आपके पास दो बॉन्ड हो और उनका एंगल थीटा हो, उस दौरान अगर हम म्यू नेट निकालेंगे तो क्या होगा, μ1 का रूट μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलो एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जांपल और इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं भाई। इफ अगर मैं कहने लगूं μ1 और μ2 यहाँ इक्वल हैं, ये दोनों μ1 μ2 क्या मान लिया बेटा मैंने, इक्वल, और इनको मैंने x के इक्वल मान लिया। कोई बात नहीं, μ1 μ2 मान लो या μ1 μ2 को म्यू मान लो या x मान लिया सपोज सेगमेंट, ठीक है। तो डिटरमाइन नेट डाइपोल मोमेंट इफ
बॉन्ड एंगल थीटा अगर आपका क्या हो बेटा 60 हो। सेकंड कंडीशन, अगर थीटा क्या हो आपका 90 हो। थर्ड कंडीशन बेटा, थीटा आपका क्या हो 120 हो। इसको मैं रफ कर दूं बेटा, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूं जिससे आप और भी कुछ कर पाए। थीटा अगर आपका 180 होगा तो एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट क्या निकल के आएगा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कंडीशन दे रखी है, दो जो आपके बॉन्ड हैं उन दोनों का जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो इक्वल है, यही तो मतलब है बेटा। अब आपको म्यू नेट निकालना है। आपको म्यू नेट का फॉर्मूला पता ही है बेटा, क्या होता है, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो बात क्लियर है बेटा आपको? देखो यहाँ पर μ1 μ2 इक्वल है, वो किसके इक्वल माने बेटा, मैंने x के इक्वल माने हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x² cos एंगल कितना बेटा 60। आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है, आपको सब जानते हो बेटा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। अगर आप इसकी वैल्यू 1/2 पुटअप करोगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा √3x, यही तो बनेगा बेटा। बात क्लियर है? अब हम बात करें अगर एंगल 90 का होगा तो म्यू नेट क्या होगा, सिंपल आप कह सकते हो बेटा x² प्लस 2x² cos 90। सिंपल बात समझ में आ गई? ये चीज यहां तक मैंने यहां पुटअप कर दी डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि μ1 μ2 की डायरेक्ट मैंने x पुटअप कर दिया। आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, सब जानते हो बेटा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो दैट इज √2x। और हम बात करें थीटा इक्वल टू अगर 120 होगा तो म्यू नेट क्या आएगा वो हम समझते हैं। ये चीज क्लियर है, यहां तक डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बेटा, μ1 μ2 की जगह डायरेक्ट में x लिख रहा हूं बेटा, x² प्लस 2x² cos 120। और आप जानते हो cos 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 120 इक्वल टू क्या होगा cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो दैट इज 1/2 माइनस 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो x² से यहाँ माइनस x² आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपल x ही तो बचेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि आपको एक चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे थीटा की यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आता जा रहा है। अगर हम 180 की बात करें तो हम समझ लेते हैं म्यू नेट क्या होगा वो समझेंगे बेटा, x² प्लस 2x² cos 180। और आपको पता है cos 180 का मतलब cos 90 प्लस 90 इक्वल टू माइनस sin 90, और sin 90 की वैल्यू यानी cos 180 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी cos 180 की वैल्यू क्या होगी बेटा -1, सॉरी यानी कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और माइनस साइन पहले तो दैट इज -1। जैसे यहाँ माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा, जिसकी वजह से तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्या चीज ऑब्जर्व की, आपने ये चीज ऑब्जर्व की जैसे जैसे हम थीटा की यानी कि बॉन्ड के बीच का एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट में डिक्रीजमेंट आ रहा है, और एंगल अगर 180 का हो तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एंगल कितने का होगा बेटा 180 का ही तो होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 होगा। एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं बेटा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0। इससे ये एक्सप्लेन भी हो चुका है बेटा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर म्यू बढ़ेगा सॉरी अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू कम होगी, बात समझ में आ रही है, और अगर लैम्डा घटेगा तो म्यू की वैल्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू में इंक्रीजमेंट आएगा। आई होप आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर हमको नेट यानी कि डाइपोल मूवमेंट का कंपैरिजन करना है यानी कि डिटर्मिनेशन करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम उसकी भी बात करते हैं।
ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ और आगे बात करते हैं। तो हम हेडिंग नेक्स्ट डाल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डिटर्मिनेशन या कंपैरिजन। देख लो बेटा, कंपैरिजन, डिटर्मिनेशन, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपको क्या करना है बेटा, डिटर्मिनेशन, कंपैरिजन, डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना है या फिर डिटरमाइन करना है। ये चीज आपको समझ में आ रही है बेटा। तो हम देखते हैं किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं और एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं या फिर उन्हें डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं। देखो, हम एक चीज आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है, अगर म्यू इक्वल टू 0 होगा, क्या बेटा, अगर म्यू नेट यानी कि टोटल डाइपोल मूवमेंट अगर 0 है तो उस कंपाउंड को हम नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे। वो कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, पहली कंडीशन। और अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस तरह के कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगर म्यू 0 आ गया तो these are called non-polar compound and mu does not equal to 0, these compounds are called polar compound। अगर हम बात करें बेटा, कुछ एग्जांपल ले लें। आपको पता है कोई भी आपका एटम है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, उसमें आपके एटम्स सेम है, जिसमें आपके एटम्स क्या है बेटा, सेम। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एटम सेम है तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बेटा, हमेशा 0 होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बेटा, उसका हमेशा 0 होगा। देखो समझते हैं, O2 की बात कर रहे हैं। आपको पता O डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ बॉन्ड से तो कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा भाई, यानी कि यहाँ कोई ना ही कोई पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ना ही कोई यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको डाई एटॉमिक क्या देखें बेटा, जिनके एटम सेम हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिखें जिनके एटम क्या हो बेटा, सेम हो, दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड। यानी कि अगर एटम सेम हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो ना ही पार्शियल नेगेटिव आएगा, ना ही पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, 0 होगा। ऐसे हम O2 की बात कर लें, N2 की बात कर लें, H2 की बात कर लें, Cl2 है आपका, F2 है, Br2 है, I2 है, इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम, सॉरी जो एटम्स हैं वो सेम है। आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम सेम है तो उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होने वाला नहीं है। तो अब हम बात करें पोलर कंपाउंड, तो पोलर कंपाउंड में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है तो दीज आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड। जैसे हमने बात कर ली HCl की, HCl की बात कर ली, आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो कुछ ना कुछ इसका तो डाइपोल मोमेंट होगा। इसका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, तो HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। HCl क्या होगा बेटा, आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। जैसे हमने बात कर ली HBr, HI, इस तरह से अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, पोलर कंपाउंड। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनमें एटम्स तो डिफरेंस है, मॉलिक्यूल में एटम तो डिफरेंस है, लेकिन उनका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखें, सपोज CO2 को ही हम देखें, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, C से O की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन C से O की तरफ होगी। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर एटम से डिफरेंट है, एक कार्बन है और दो क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, फिर भी इसका म्यू नेट क्या है, 0 है, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये चीज समझनी है, इट CO2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। CO2 क्या है बेटा आपका,
नॉन पोलर कंपाउंड। बस आपको ये याद रखना है, नॉन पोलर कंपाउंड का मतलब म्यू इक्वल टू 0 और पोलर कंपाउंड का मतलब म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज तो 100% कन्फर्म है, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है और उसमें एटम सभी सेम होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो और उसमें सभी एटम सेम होंगे तो इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। और अगर पोलर कंपाउंड है लेकिन मैं डाई एटॉमिक की बात करूं, बाकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो डाई एटॉमिक हो यानी कि 2 एटम्स हो और वो दोनों एटम्स ही क्या हो बेटा, डिफरेंस हो, दोनों ही एटम क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा और वो क्या होगा आपका पोलर कंपाउंड, यानी कि उनका डाइपोल मोमेंट 0 कभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है बेटा, और हम बाकी का भी कई कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे। तो हम बाकी आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, बाकी की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।